लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम विकार, ये शब्द जब हम सुनते हैं तो अक्सर मन में एक ही बात आती है, शायद मेहनत की कमी या फिर मतलब बुद्धिमानी में कोई कमी। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है, बहुत गहरी बैठी हुई है। पर आज हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने रखते हैं। कौन सा? कि इन चुनौतियों को एक स्थायी कमी की तरह नहीं बल्कि एक चर अवस्था, एक वेरिएबल स्टेट की तरह देखा जाना चाहिए। और ये चर अवस्था का जो विचार है, यही अपने आप में एक उम्मीद है। कैसे? इसका मतलब है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सही समझ, सही माहौल और सही तरीकों से बदला जा सकता है, उससे निपटा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिमाग के काम करने की ये जो अलग-अलग तरीके हैं, ये असल में हैं क्या, और इन लेबल्स के पीछे छिपे इंसान, उनके संघर्ष और सबसे जरूरी उनकी ताकत। हाँ, उनकी उन छिपी हुई ताकतों को खोजेंगे जिनके बारे में शायद ही कभी बात होती है। तो चलिए इस गहरी और जरूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। सरल शब्दों में कहें तो ये जानकारी को प्रोसेस करने, समझने या इस्तेमाल करने के दिमागी तरीके में एक न्यूरोलॉजिकल चुनौती है। ओके। इसका असर पढ़ने, लिखने, गणित समझने जैसी चीजों पर पड़ता है। और सबसे जरूरी बात जिसका जिक्र आपने किया, इसका बुद्धिमानी या इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये दिमाग की वायरिंग का फर्क है, उसकी क्षमता का नहीं। ठीक है, तो चलिए उस नाम से शुरू करते हैं जिसे शायद सबने सुना होगा, डिसलेक्सिया। जी। ज्यादातर लोगों की तरह मैं भी यही समझता था कि इसका सीधा मतलब है अक्षरों को उल्टा देखना, जैसे बी को डी पढ़ लेना। करेक्ट। पर मुझे लगता है कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, अक्षरों को उल्टा पढ़ना इसका एक लक्षण जरूर हो सकता है, पर यह पूरी कहानी नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर असली जड़ क्या है? डिस्लेक्सिया की जड़ असल में भाषा की ध्वनि आधारित प्रोसेसिंग, या जिसे हम फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग कहते हैं, उसमें है। फोनियोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। जिसे लिखे हुए अक्षर के आकार को उसकी सही ध्वनि से जोड़ना होता है। मतलब क लिखा देखकर क की आवाज निकालना। डिस्लेक्सिया में ये कनेक्शन थोड़ा कमजोर या धीमा होता है। अच्छा। दिमाग अक्षर को देखता तो है, पर उसे उसकी सही ध्वनि से जोड़ने में संघर्ष करता है। ये आंखों की नहीं, बल्कि दिमाग के ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग की चुनौती है। अच्छा, तो ये देखने का नहीं बल्कि देखे हुए को प्रोसेस करने का मसला है। बिल्कुल, इसीलिए कोई बच्चा 100 को वॉज पढ़ सकता है। अक्षर तो वही है, SAW, पर उनका क्रम दिमाग सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, और इससे पूरी ध्वनि और मतलब ही बदल जाता है। ये तो दिमाग के संघर्ष की बात हुई, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या ये सिर्फ एक तरफा कहानी है? क्या दिमाग की ये अलग तरह की वायरिंग किसी और क्षेत्र में कोई अप्रत्याशित ताकत भी देती है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अच्छा। कई शोध ये बताते हैं कि जिन लोगों को डिस्लेक्सिया होता है, उनमें अक्सर औसत से कहीं बेहतर 3D विजुअलाइजेशन स्किल्स होती हैं। 3D विजुअलाइजेशन? हाँ, वे चीजों को टुकड़ों में नहीं देखते, बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देख पाते हैं। मतलब चीजों को मन में घुमाकर हर एंगल से देख पाना, जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले मन में उसकी पूरी इमेज बना लेता है। एकदम सही। पैटर्न पहचानने में, जटिल समस्याओं को अनोखे तरीके से सुलझाने में, और वो जो कहते हैं ना, बड़ी तस्वीर देखने में, वे कमाल के हो सकते हैं। इसे कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ कहते हैं। तो ये एक तरह का कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ हुआ, मतलब दिमाग एक चीज की कीमत पर दूसरी चीज में महारत हासिल कर रहा है। आप इसे बिल्कुल वैसे देख सकते हैं, और यही वजह है कि आपको कई सफल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जिन्हें डिस्लेक्सिया है। वाह। वे दुनिया को अलग तरह से प्रोसेस करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये बहुत दिलचस्प है कि दिमाग कैसे अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध बनाता है। पर अब एक और सवाल मन में आ रहा है। जब दिमाग शब्दों को पढ़ने में यानी डिकोड करने में संघर्ष कर रहा है, तो क्या इसका असर उन्हें लिखने यानी एनकोड करने की क्षमता पर भी पड़ता है? ये सवाल सीधे हमें अगली चुनौती पर ले जाता है। और हाँ, ये दोनों अक्सर साथ में देखे जाते हैं, पर है अलग अलग। अच्छा। लिखने से जुड़ी जो खास चुनौती है, उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया। मुझे याद रखने के लिए इसके नाम में ग्राफ्स शब्द सुनाई दे रहा है, जिस पर हम लिखते हैं। क्या इसका संबंध सीधे लिखने से है? हाँ, आपका ये कनेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ खराब हैंडराइटिंग नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग मान लेते हैं। अच्छा। खराब हैंडराइटिंग तो किसी की भी हो सकती है। डिस्ग्राफिया इससे कहीं ज्यादा जटिल है।
तो फिर एक सामान्य खराब हैंडराइटिंग और डिस्ग्राफिया में बुनियादी फर्क क्या है? फर्क प्रक्रिया में है। सोचिए, लिखने की प्रक्रिया कितनी जटिल है। पहले आपके दिमाग में एक विचार आता है, फिर दिमाग उसे शब्दों में बदलता है, उनकी स्पेलिंग तय करता है, उन्हें वाक्यों में पिरोता है, और फिर जाकर हाथ को सिग्नल मिलता है। हाँ, फिर जाकर आपके हाथ की मांसपेशियों को एक एक अक्षर बनाने का सटीक निर्देश देता है। ये एक पूरी असेंबली लाइन है। और डिस्ग्राफिया में यह असेंबली लाइन कहीं से टूट जाती है। बिल्कुल, ये गड़बड़ी कहीं भी हो सकती है। हो सकता है विचार तो साफ हो, पर दिमाग उसे शब्दों में न ढाल पा रहा हो, या शब्द तो हैं पर हाथ को सही सिग्नल नहीं मिल रहा। समझ गया। कार और वाक्यों को बनाने में भी दिक्कत दिखेगी। ये सिर्फ हाथ का नहीं, बल्कि दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की चुनौती है। हमने पढ़ने और लिखने की बात की, जो अक्षरों की भाषा से जुड़े हैं। लेकिन एक और भाषा है जो कई लोगों के लिए डरावने सपने जैसी होती है, गणित। गणित। हाँ, क्या संख्याओं की दुनिया में भी ऐसी कोई चुनौती होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, और उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया। इसे अक्सर गणित का डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, जो इसकी गंभीरता को बताता है। इसके नाम में कैलकुलेटर जैसी ध्वनि है, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ जोड़ घटाने में गलती करने से कहीं ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ हिसाब किताब की समस्या नहीं है, ये गणित की भाषा को ही ना समझ पाने की चुनौती है। गणित की भाषा? हाँ, इसकी जड़ में है एक कमजोर नंबर सेंस। नंबर सेंस, इसका क्या मतलब है? नंबर सेंस यानी संख्याओं को लेकर एक सहज समझ। जैसे यह तुरंत समझ जाना कि 8 3 से ज्यादा है, या 100 एक बहुत बड़ी संख्या है। एक अंदाजा लगाने की क्षमता। बिल्कुल। डिसकैल्कुलिया में ये बुनियादी समझ ही कमजोर होती है। इसीलिए उन्हें सिर्फ स्कूल के सवालों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिक्कत आती है। जैसे घड़ी में समय देखने में, पैसों का सही हिसाब लगाने में, रेसिपी में सामग्री मापने में, या ये अनुमान लगाने में कि मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यह संख्याओं और उनके असल दुनिया के मतलब के बीच कनेक्शन बनाने की एक बुनियादी कठिनाई है। ये तो वाकई जिंदगी के हर पहलू पर असर डाल सकता है। अब तक हमने अकादमिक कौशल से जुड़ी चुनौतियों की बात की। क्या इनके अलावा भी कुछ और डिस से शुरू होने वाले विकार हैं जो हमारे स्रोतों में बताए गए हैं? हाँ, कई हैं जो हमारी धारणा, संवाद और शारीरिक तालमेल को प्रभावित करते हैं। जैसे एक शब्द है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया, ये सुनने में थोड़ा मोर जैसा लगता है। क्या इसका कोई मजेदार कनेक्शन है? नहीं, इसका मोर से तो कोई लेना देना नहीं है, पर अगर ये आपको याद रखने में मदद करता है तो बढ़िया है। असल में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और गंभीर है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जहां व्यक्ति को अपने शरीर की बनावट को लेकर एक विकृत धारणा होती है। मतलब? उसे आईने में अपनी शक्ल या शरीर का कोई हिस्सा बहुत अजीब या भद्दा लग सकता है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दिखाता है कि कैसे हमारा दिमाग हमारी हकीकत को बदल सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, संवाद से जुड़ी भी एक चुनौती का जिक्र है, डिस्फेजिया। मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे बोलते बोलते शब्द गले में फंस गए हों। आपका अंदाजा सही दिशा में है। ये भाषा और संवाद से जुड़ा विकार है। इसमें व्यक्ति के दिमाग में विचार तो एकदम साफ होते हैं, पर उन्हें बोल नहीं पाता। हाँ, उन्हें व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं मिल पाते, या वो उन्हें वाक्यों में सही से पिरो नहीं पाता। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आपने पिछले विकार के बारे में बात करते हुए अफेजिया का जिक्र किया था, जो स्ट्रोक के बाद हो सकता है, और अब आपने डिस्फेजिया बताया। जी। मैं इन शब्दों में एक पैटर्न देख रहा हूँ, डिस और अ। क्या इन दोनों उपसर्गों का कोई खास मतलब है? आपने बहुत जरूरी बात पकड़ी है, और ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए। किसी भी शब्द के आगे डिस लगने का मतलब है कि उस काम को करने में कठिनाई, डिफिकल्टी या आंशिक हानि है। जैसे डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में कठिनाई? बिल्कुल। इसका मतलब है कि सही ट्रेनिंग और थेरेपी से इसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। ओके, तो डिस का मतलब है डिफिकल्टी, यानी इसमें उम्मीद है। तो फिर अ का क्या मतलब हुआ? जब किसी शब्द के आगे अ लग जाता है, जैसे अफेजिया या एलेक्सिया, तो इसका मतलब उस क्षमता की लगभग पूरी अनुपस्थिति, एब्सेंस होता है। ओह। ये अक्सर किसी गंभीर दिमागी चोट, स्ट्रोक या बीमारी के कारण होता है, और इसमें सुधार बहुत मुश्किल और धीमा होता है। तो डिस मतलब कठिनाई और आ मतलब अनुपस्थिति। ये एक छोटा सा फर्क है, पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े। ये जानकारी तो वाकई बहुत काम की है। अच्छा, सूची में एक और दिलचस्प नाम है, डिस्प्रेक्सिया। इसके नाम में पैर जैसी ध्वनि है। क्या इसका संबंध शारीरिक हरकतों से है? बिल्कुल। डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल्स यानी शारीरिक तालमेल से जुड़ा विकार है, लेकिन ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है।
इसीलिए इसे अक्सर अदृश्य विकार भी कहा जाता है। अदृश्य विकार? ऐसा क्यों? मैं तो सोच रहा था कि इसका मतलब होगा गेंद ना पकड़ पाना या दौड़ते हुए गिर जाना, जो साफ साफ दिखाई देता है। वो सब लक्षण हो सकते हैं, पर असल समस्या उससे कहीं गहरी है। डिस्प्रेक्सिया में समस्या मांसपेशियों में नहीं, बल्कि मूवमेंट को प्लान करने में होती है। मूवमेंट को प्लान करने में? हाँ, सोचिए, जब आप शर्ट के बटन लगाते हैं तो आपका दिमाग कितनी तेजी से आपकी उंगलियों को एक क्रम में दर्जनों निर्देश देता है। डिस्प्रेक्सिया में दिमाग और शरीर के बीच की ये प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। दिमाग को पता तो है कि क्या करना है, पर वो शरीर को सही तरीके से निर्देश नहीं दे पाता। वाह, तो हाथ पैर सही हैं, पर दिमाग का जो डायरेक्टर है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। क्या इस शारीरिक प्लानिंग की दिक्कत का असर सोचने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है? निश्चित रूप से, और यहीं एक बहुत गहरा कनेक्शन है। क्या? जो दिक्कत शारीरिक हरकतों को एक क्रम में लगाने में होती है, वही दिक्कत कई बार विचारों को एक क्रम में लगाने में भी आ सकती है। जैसे एक निबंध का ढांचा बनाना या किसी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाना, ये भी तो एक तरह की मानसिक प्लानिंग ही है। ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, इस सूची में आखिरी नाम है डिस्थीमिया। जी। इसे याद रखने के लिए दिमाग में आ रहा है कि इतने सारे विकारों के बारे में पढ़कर इस चैप्टर की थीम ही तनाव और उदासी है। ट्रिक अच्छी है, पर यह समझना जरूरी है कि डिस्थीमिया सामान्य तनाव या कुछ दिनों की उदासी से बहुत अलग है। तो क्या है? यह एक तरह का लगातार बना रहने वाला, कम तीव्रता वाला डिप्रेशन है। यह इतना गंभीर नहीं होता कि इंसान बिस्तर से ही न उठ पाए, लेकिन यह धुएं की तरह महीनों या सालों तक जिंदगी पर छाया रहता है। ओह। इसे आप जिंदगी के बैकग्राउंड में बजने वाला एक धीमा, उदास संगीत समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे हर चीज से खुशी और आनंद छीन लेता है। हमने इन सभी चुनौतियों के बारे में बात की, और सच कहूं तो ये सब सुनकर थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है। पर अब मैं हमारी बातचीत की शुरुआत के उस सबसे जरूरी विचार पर वापस आना चाहता हूं। ये सब एक चर अवस्था है। इतनी सारी मुश्किलों के बारे में जानने के बाद यह विचार हमें उम्मीद कैसे देता है? ये आज की चर्चा का सबसे जरूरी सार है। चर अवस्था का मतलब ही है कि ये किसी बच्चे की पहचान या उसकी नियति नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, और इसके पीछे का विज्ञान है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये विचार कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, ये बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, खुद को रीवायर कर सकता है। बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ही है कि दिमाग में नए कनेक्शंस बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। सही समर्थन, सही तकनीक और लगातार अभ्यास से दिमाग इन चुनौतियों से निपटने के नए तरीके सीख सकता है। इसीलिए लेबल लगाना जरूरी है, पर सिर्फ समस्या को पहचानने और सही मदद पहुंचाने के लिए, बच्चे को एक बक्से में बंद करने के लिए नहीं। चलिए इसे स्रोतों में दिए गए कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से जोड़ते हैं ताकि ये बात और साफ हो जाए। एक सवाल था कि अगर कोई बच्चा 100 को वॉश पढ़ता है तो ये किस चीज का संकेत हो सकता है? क्योंकि यहाँ अक्षरों के क्रम को प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है, जो सीधे सीधे ध्वनि को बदल रही है, तो ये डिस्लेक्सिया का एक क्लासिक संकेत है। सही। एक और उदाहरण था जो मुझे पहली बार में थोड़ा उलझा गया। कौन सा? उसमें कहा गया था कि सेरेब्रल पाल्सी के कारण फाइन मोटर स्किल्स की कमी डिस्ग्राफिया का लक्षण हो सकती है। ये कनेक्शन कैसे बनता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक कनेक्शन है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जो मांसपेशियों के मूवमेंट और कंट्रोल को प्रभावित करती है। ठीक है। अगर किसी बच्चे की उंगलियों और हाथ की मांसपेशियों पर पूरा नियंत्रण नहीं है, यानी उसकी फाइन मोटर स्किल्स कमजोर है, तो उसे लिखने में मुश्किल होगी? हाँ, उसे स्वाभाविक रूप से पेन या पेंसिल पकड़ने और अक्षर बनाने में मुश्किल होगी। और लिखने के लिए जरूरी मोटर स्किल्स की यही चुनौती तो डिस्ग्राफिया का एक मुख्य लक्षण है। अब मैं समझ गया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक शारीरिक स्थिति एक अधिगम विकार के लक्षणों को जन्म दे सकती है। हमारी ये चर्चा अब समाप्त हो रही है, पर इसने सोचने का एक नया दरवाजा खोल दिया है। हमने शुरुआत इस धारणा से की थी कि ये सब मेहनत या बुद्धिमानी की कमी है, और अब हम समझ रहे हैं कि ये दिमाग की वायरिंग का फर्क है, जिसमें अपनी चुनौतियां भी हैं और अनोखी ताकतें भी। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमारा समाज और हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर इन अलग तरह से सोचने वाले दिमागों को सिर्फ अपने बने बनाए सिस्टम में फिट करने की कोशिश करती है। हम उन्हें बदलने पर जोर देते हैं, पर क्या हमें खुद से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हम अपने सिस्टम को कैसे बदलें ताकि इन लोगों को वास्तव में सशक्त बनाया जा सके? दुनिया को अलग तरह से प्रोसेस करने के इन तरीकों में छिपी हुई ताकत को हम कैसे पहचानें और उसका जश्न कैसे मनाएं?